हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग को एलएस ऑनलाइन क्लासेस के चैलेंज बैच में आप लोग को फिजिक्स का डे 1 है। ठीक है, डे 1 में आप लोग को सारी सिलेबस के साथ आप लोग को फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट किया गया है और इस चैप्टर में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और डे 30 में आप लोग का फिजिक्स भी खत्म होने वाला है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आपका सिलेबस को डिटेल्स हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सही बच्चे यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, ये आपका फिजिक्स है, ध्यान दीजिएगा। आपको तो इसको पहचानते ही होंगे, ये आपका फिजिक्स है। ठीक है, और इसमें देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स में आप लोग का 10th क्लास है। ठीक है, 10th क्लास में आप लोग को जो है 5 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, पहला चैप्टर आप लोग के है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके बारे में जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, सभी आदमी अच्छे से समझिएगा। उसके बाद अगला देखिएगा, मानव नेत्र, हमारे आसपास जो नेत्र होता है, हमारे आंख होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अच्छा से जानकारी लेंगे। रंग बिरंगे जो चीज हमारे आंख के बदौलत जो देख पाते हैं, आखिर ये कैसे देख पाते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। समझ गए। उसके बाद विद्युत आ जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग को आते हैं। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, आप लोग के बहुत सारे देखते होंगे, बहुत चीज ऐसे उत्पन्न होता है जिसको हम लोग जांच नहीं कर पाते। अभी कब लोग देखते हैं बेंचेस पे सट जाते हैं, यहाँ पर फटाक से करंट मार देता है, बहुत सारे झंझाट उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें भी हर एक तरह का क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। और उसके बाद ऊर्जा का स्रोत, मतलब आखिर हम लोग ऊर्जा का क्या स्रोत है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। डे 30 देर में आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। पहला है आप लोग के, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन। याद रखिएगा आप लोग सही से मेरे प्यारे साथियों, अच्छे से आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए इसको। ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परावर्तन, परावर्तन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। ठीक है, और इसके नियमों होता है कुछ, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका प्रकाश के परावर्तन, किसी वस्तु से प्रकाश के टकरा कर लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन करते हैं। आप लोग कांच देखे, आईना देखे होंगे, ग्लास दर्पण देखते हैं, जब उधर से प्रकाश आती है तो इधर से वो निकल जाती है। ठीक है, और एक जगह पे कहीं ना कहीं इसको मिलान पॉइंट होता है। मान लीजिए ये कांच का पट्टी है। ठीक है, देखिए आप लोग का प्रकाश यहाँ से आती है और यहाँ से निकल जाती है, समझ में आ गया, और यही बिंदु पर कहीं ना कहीं टकराती है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए अभी बता रहे, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। सबसे समझिए, किसी वस्तु से प्रकाश के टकरा कर लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ना, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। आप लोग बहुत अच्छे तरीका से याद कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में पूछते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दोनों को कितना नियम है, 2 नियम। ठीक है, अब पहला होता है आपतित किरण। देखिए ये आने वाला होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, यहाँ ध्यान रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक बात, दूसरा खत्म हो गया। अब दूसरा पर ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखिएगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, आई आर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो इस नियम समझ गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे की ओर। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आखिर होता क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो हम लोग को रियल दिखेगा। ठीक है, और काल्पनिक वह किरणों की काल्पनिक मतलब कल्पना कीजिए, वो कटेगा। ठीक है, यह हमेशा उल्टा बनेगा, यह हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। और यह क्या बनता है, दर्पण के सामने बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। समझ में आया ना। बोलो आप लोग को क्या चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछता है और इस पे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। समझ में आ रहा है। चलिए सभी स्टूडेंट पढ़िए अच्छे से, और आप लोग की बस डे 30 में आप लोग को पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अब हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अब देखिए दर्पण 3 को दर्पण है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग नॉर्मली यहाँ पर 2 का पूछा है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग को क्या होता है, 2 को दर्पण हम बना रहे हैं। ठीक है, ये दर्पण है,
ये हो गया आप लोग का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ये क्या है आप लोग के लिए, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण। समझ पा रहे हैं ना बाबू लोग? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले अब तक यह अंदर की ओर क्या होती है, धंसी होती है। धंसल है ना बाबू रे, धंस गया ना, धंस गया नहीं अंदर ये। और ये क्या होता है, बाहर की ओर उभरी होती है। देखो बाहर की करें ना, फेंक ले ना, ये बाहर वाला पार्ट निकल है, इधर से देखेंगे तो ये वाला धसल है। समझ गया? तो ये वाला क्या हुआ, उत्तल, और ये हो गया अवतल। तो यहाँ पे समझ गए ये वाला पार्ट निकल गया, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू रे, उत्तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तल। और जो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसको क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। और जो बाहर की ओर उभर गया उसको उत्तल कहेंगे। चलिए अब आगे की ओर समझ गए ना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए अब एक बात और बता देते हैं, इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका जो बताएगा ना तो रियल फोकस बताएगा एकदम, ठीक है, रियल फोकस बताएगा आगे की ओर। और इसका होगा ना काल्पनिक फोकस होता है। इसमें देखिएगा, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों भी बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें केवल और केवल क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। समझ पा रहे हैं, समझ गए ना? आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। चलिए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ से उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? अब देखो सबसे पहले उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग आप लोग समझते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, आप लोग गाड़ी में देखते हैं, गाड़ी में कि आईना लगल रहता है, बड़का बड़का ट्रक देखते हैं, ट्रक के पीछे साइड में लगल रहता है साइड मिरर। बाइक देखिए उसमें भी लगल रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं। तो अब इसमें देखिए इसका क्या कारण, बहुत सारा कारण होता है। इसमें क्या होता है, जिसका जो होता है ना, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख पाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। चलिए तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें दिखिएगा, इसमें वस्तु दृष्टि का छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा बड़ा बड़ा गाड़ी रहता है, आखिर आप लोग एक चीज जानते हैं, जो बड़का का गाड़ी रहता है उसमें छोटा छोटा दिखाई देता है ना, एकदम मतलब बड़का का गाड़ी है लेकिन इतना वो दिखाई देता है। वो किस में बनता है, उत्तल में बनता है। किस में बनेगा, उत्तल में। याद रखिए उत्तल में कैसे बनता है, छोटका बनता है, समझ गए। और वही अवतल के बात आएगा तो अवतल में बड़का बनेगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? चलिए अब इसमें से आते हैं, इसमें वस्तु के अनुसार कितना क्या छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनेगा। एक बात याद रखिएगा, सीधा बनता है। वस्तु के नजदीक आने पर प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे गाड़ी दूर जाती है ना वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा हो जाता है, और जैसे जैसे पास में आएगा तो वो वस्तु क्या होता है, पास में आ जाता है तो बड़ा दिखाई देता है। इतना समझ गए। अब इसका देखिएगा अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। याद रखिएगा +1 है, इसका क्या अर्थ है, तो समझ गए। समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या है, बराबर है। आवर्धन का धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब क्या है, सीधा। समझ गए ना, कैसा है बाबू रे, सीधा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा भी इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को सारा कुछ अच्छा से दिखे, हर एक चीज आप लोग को देखते हुए, पढ़ते हुए और आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाइए, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेरे प्यारे साथियों, देखिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो अब इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले उत्तल दर्पण, तो आप लोग को हम कहाँ बोले हैं, अभी तुरंत बताए हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, कोई भी गाड़ी हो उसको करते हैं ना साइड मिरर के रूप में, मतलब उसके बाद होता है पेरिस्कोप में करते हैं। समझ पा रहे हैं। अब अगला देखिए, वो ये तो उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया, एग्जाम में आप लोग के बहुत बार पूछ चुका है। समझ पा रहे हैं, एग्जाम में आप लोग को बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी पर लिखिए, याद कीजिए, पढ़िए अच्छा से, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, और कहाँ होता है, पेरिस्कोप में। अब आते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, दाढ़ी बनाने में। कहाँ होते बाबू रे, अब इसमें देखिए, अब सोलर कुकर में, दोनों चीज समझा देते हैं। दाढ़ी बनाने में आप लोग कभी, लड़की लोग को कहाँ इसका उपयोग होता है बताए, देखो लड़की लोग इसका उपयोग कहाँ पर करती है, अवतल दर्पण का उपयोग बताए, ब्यूटी पार्लर में। लड़का लोग करता है सैलून में। कैसे,
लड़की लोग जाती है मतलब आईब्रो बनाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, छोटी चीज भी बड़ी देख लेती है ना, कहता है अहे एगो यहाँ पर छूट गेलो है, ए लाओ खींच देखियो। लड़का लोग देखिए यहाँ पर एक निकल रहा है तो उसको भी सेविंग करवा लेता है। तो अब वहां पर छोटका चीज क्या होता है, बड़का दिख जाता है ना, तो इसीलिए वहां पर करते हैं। समझ गए। अब होता है समतल दर्पण का उपयोग, तो श्रृंगार दर्पण में और चेहरा देखने में। आप लोग समतल नॉर्मली जो रहता है हम लोग कहाँ पर देखते हैं, घर पे रहता है, आराम से जाकर मुंह देख लेते हैं ना, तो श्रृंगार दर्पण में होता है और चेहरा देखने में होता है। तो आप लोग इसको समझ गए, एग्जाम में आप लोग को 2 नंबर में आएगा 100% है। अगर आप लोग इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं तो आप लोग के लिए समस्या खड़ा कर सकती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, बाबू ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा इसको भी जूम आउट करते हैं, जूम इन कर देते हैं। चलिए अब आप लोग के लिए हम तुरंत पढ़ाए हैं और इसके बारे में फिर हम विशेष तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं, मतलब अवतल दर्पण है उसको हजामती दर्पण के रूप में, हजामती मतलब समझते हो, हजामती मतलब आप लोग समझते हैं, मतलब शेविंग मूविंग सैलून में क्यों करते हैं, हाँ हजामती मतलब हजामत करने के लिए। तो आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए अवतल दर्पण में चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। अवतल दर्पण, ध्यान दो, अवतल दर्पण में चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर छोटी दाढ़ी भी बड़ी मालूम पड़ती है, छोटी चीज भी बड़ी मालूम पड़ती है, बड़ी मालूम पड़ती है, जिसे दाढ़ी बनाने में क्या होती है, सहूलियत होती है। समझ गए, जिसे दाढ़ी बनाने में सहूलियत होती है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है। समझ गए ना। इसमें अवतल दर्पण क्या होता है, जो छोटी चीज है इसको बड़ा देखने के लिए किसको करेंगे, अवतल दर्पण का। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना, छोटी चीज को बड़ा देखना है तो किस में देखेंगे, अवतल दर्पण में। अब बड़का चीज को छोटा देखना है तो उत्तल में, मतलब उसमें नॉर्मली बड़ा चीज रहता है तो उसमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग, आगे बढ़े बढ़े आगे। चलिए तो इसको भी थोड़ा जूम इन करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बच्चे लोग, यार देखिए इसमें आप लोग को क्या करना है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, सोलर कुकर, ठीक है, जिससे आप इसको बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए अवतल दर्पण से सूर्य से आने वाली उष्मीय विकिरण, ठीक है, उससे आने वाली एक बिंदु पर फोकस हो जाती है। जैसे आप लोग क्या होते हैं, ये कोचिंग संस्था है, अलग अलग से बच्चा आता है तो इकट्ठा होता है, तो बच्चा क्या होता है, जमा हो जाता है। उसी तरीका से सूर्य के आने वाली किरण ऐसे ऐसे करके एक कड़ाही पर चला जाता है, मतलब कोई भी चीज हो सपोर्टेड, तो क्या होता है यहाँ पर आता है तो आग लगता है भवक भवक के, ठीक है, तो मतलब भवक का आग लगता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब जल्दी ताव लगता है, मतलब क्या होता है, ताव जल्दी एक बार में लगता है हुमच का, तो इसीलिए हुमच का जल्दी में खाना बन जाता है। जैसे आप लोग मान लीजिए आप घर में नॉर्मली गैस पे या चूल्हे पर खाना बनता है, अगर मान लीजिए किसी एगो लकड़ी उन्हें लगा दीजिए, एगो लकड़ी उन्हें लगा दीजिए, एगो लकड़ी, तो खाना कहीं बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए नहीं तो हुमच करके बाद चूल्हे में कुछ दिया जाता है, ताकि क्या होता है, इसको क्या होता है, ताकि एक बार आग लगता है और आग इकट्ठा रहता है, जिससे खाना आसानी से पक जाता है। समझ गए ना, समझ गए ना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। उस बिंदु पर फोकस करता है जिससे उच्च ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे खाना क्या होती है, जल्दी पक जाती है, जिससे खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। समझ गए ना, आगे की ओर बढ़े। चलिए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए अब इसमें आ रहा है आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो आते हैं देखते हैं। आवर्धन के लिए व्यंजक लिखे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, जिसको हम लोग किससे करते हैं, एम से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, एम से सूचित किया जाता है व्यंजक आवर्धन के, ये देखो एम बराबर भी बटा यू, अरे यार माइनस भी बटा यू, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। तो आवर्धन एम बराबर माइनस भी बटा यू, आप लोग का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग के लिए VVI एक नंबर आप लोग के हाथ में यहीं से आ जाएगा, आप लोग का एक नंबर यहीं से आने वाला है, ठीक है। कब, जब आप लोग इसको याद कर लीजिएगा तब। समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो आवर्धन के लिए व्यंजक लिखे, तो व्यंजक मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एम बराबर माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू,
ऊंचाई, तो क्या करें, वस्तु की क्या होता है यहाँ पर, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के बटे और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं। और व्यंजक का क्या क्या होता है यहाँ पर लिख दिए, समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक चीज हम बता रहे हैं, इसको आसान से देखिए। आप लोग मैथ की भाषा में, मैथ्स क्या है, फिजिक्स क्या है, मैथ्स की भाषा है, इसको जितना अच्छे रियलाइज तरीका से सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय, यहाँ पर नई लिख दीजिए, चलिए या कोई दिक्कत नहीं, अलग कर दीजिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाए, ठीक है। चलिए तो देखिए, गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी मतलब बताते, अब इसमें दर्शाना है, मतलब हम समझा देते हैं, ठीक है। आप लोग सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, जैसे आप लोग को मैथ में हम पढ़ाए हैं, ठीक है, मैथ में आप लोग को एक्स वाई वाला पढ़ाए हैं। जैसे हम बोले थे, ई हो गया दाएं साइड, ठीक है, और ये हो गया बाएं साइड, और ये हो गया ऊपर, ये क्या हुआ ऊपर, आई हो गया नीचे। तो आप देखिए, इधर से इधर जाइएगा तो प्लस में रहता है, बढ़ता है, ऊपर जाइएगा तो भी बढ़ेगा, अब बाएं जाइएगा तो घटेगा, नीचे जाइएगा तो घटेगा। तो यही कहता है, ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक है और होती है, और इसमें दाएं ओर मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, प्लस वाला पॉइंट होते हैं। अब देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, और नीचे मापी गई दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आप लोग समझ गए ना, नीचे की ओर वाला क्या होगा, ऋणात्मक, और ऊपर के लिए क्या होगा, धनात्मक होगा, समझ पा रहे हो। तो यही आप लोग का इसमें है, और बहुत सारा अभी है, इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग, अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। क्या करना है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। चलो तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर